नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन खत्म हो गया और दूसरे चरण में 7 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से संविधान और लोकतंत्र पर खतरे की आशंका जताई जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो या फिर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा, इस पर अपनी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल चुनाव से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगाती रही कि बीजेपी डरा धमकाकर और केंद्रीय एजेंसियों का भय दिखाकर कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल करा रही है। और वहीं दूसरी तरफ 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के लिए यह चुनाव लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बीजेपी का यह भी कहना है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म करना, 3 तलाक खत्म करना लोगों की भलाई के लिए लिया गया फैसला है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस अभी से अपनी हार मान चुकी है, ईवीएम और संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे आपकी बात। तो मध्य प्रदेश में घमासान लगातार देखने को मिल रहा है और इस बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा और साथ ही अन्य नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की जिंदगी बदलने का चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। ये उदाहरण उन्होंने सामने पेश किया है कि संविधान में अगर धारा 370 जैसी गलत धारा थी उसको बदलना चाहिए, तो कश्मीर की बेहतरी के लिए बदल के दिखाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जिंदगी बदलना अर्थात किसान, युवा, गरीब, मजदूर सबकी जिंदगी बदलना, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए, सुख का सूरज दिखे, इस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी अपने आप में झांक के देखे, जब वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, संविधान बदलने का ही निर्णय रहा कि 3 तलाक जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस का अतीत रहा है जब आपातकाल जैसे खराब समय में उनने जिस प्रकार से जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ की थी। अतीत का लंबा इतिहास है, लेकिन मैं आज के इस अवसर पर इतने कहना चाहूंगा कि भाजपा सब वर्गों को विकास के लिए लेके चलना चाहती है। तो कहना है मेरा कि ये प्रजातंत्र को खत्म करने की लड़ाई है और इस अगर वो प्रजातंत्र को खत्म करने में सक्सीड कर गए, मान के चलिएगा 2029 में जो अगला चुनाव होगा वो खाली एक पार्टी का होगा, वो बीजेपी का होगा, ना विपक्ष होगा, ना कोई दूसरी पार्टी होगी और ये प्रजातंत्र को खत्म करने का चुनाव होगा। हम नहीं चाहते कि चाइना जैसी व्यवस्था इंडिया में जाए, हम नहीं चाहते रशिया में जैसी व्यवस्था इंडिया में आए। पुतिन साहब को 97% वोट मिले, आप क्या चाहते हो कि मोदी जी को 97% वोट मिले? ये प्रजातंत्र का ये सबसे बड़ा खतरा है। आज हमको प्रजातंत्र को बचाना है। कांग्रेस पार्टी 5 गारंटियों के साथ है और मैं मानता हूँ कि राहुल जी ने जो देश की कांग्रेस पार्टी में सामाजिक समरसता की बात की, आर्थिक समानता की बात की, नारी न्याय की बात की, युवा न्याय की बात की, आज घर घर है। देश का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव, देश का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव। मैं मानता हूँ कि देश की जनता सजग है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो सपने 2014 में दिए थे, दिखाए थे, बताए थे, उसके विपरीत देश की धारणा बनी है। कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी। कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो प्राथमिक उसकी जो कुछ भावनाएं हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का प्रयास नहीं किया और अपने संवैधानिक पितामह जो हमारे देश के रहे हैं उनके ही आदर्शों को पूर्ण करने के लिए धारा 370 हटाना हो या इस प्रकार के अनेकों सीए जैसे निर्णय लेने की बात हो, हमारी सरकार लगातार लेती हुई चली गई है। अनंत हेगड़े जो भाजपा के निवर्तमान सांसद हैं कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। ज्योति मिर्धा नागौर से भाजपा की प्रत्याशी हैं राजस्थान में, वो कह रही हैं कि संविधान बदलेंगे
और आप कह रहे हैं कि ये बदलना गलत है क्या, सही है क्या? आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो मैं समझता हूं कि भाजपा जो है वो गांव गरीब गुरुओं का विरोध करती है और आरक्षण और संविधान की विरोधी पार्टी है। तो आखिर संविधान के साथ छेड़छाड़ कौन कर रहा है और लोकतंत्र क्या खत्म हो जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल आज के आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरे चरण का खत्म हुआ नामांकन, बीजेपी और विपक्षी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस बोली खतरे में संविधान, बीजेपी बोली लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान। बीजेपी ने हर बूथ जीतने की ठोकी ताल, कांग्रेस को क्यों याद आ रहा है आपातकाल? और साथ ही सवाल यह भी कि लोकसभा में बीजेपी का 400 पार का नारा, कांग्रेस को क्यों लगा संविधान और लोकतंत्र पर खतरा? ये महत्वपूर्ण सवाल आज हम उठा रहे हैं, तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। महत्वपूर्ण बात, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय सिंह यादव हैं, बीजेपी नेता। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। विवेक त्रिपाठी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विवेक जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही कौशल किशोर हैं, कौशल किशोर चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिर 400 पार का नारा जो आपने दिया, उसके बाद कांग्रेस इतना बौखलाई क्यों है और क्यों लग रहा है, यह डर क्यों सता रहा है कि अगर 400 सीटें आप जीत गए तो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, संविधान को बदल देंगे? ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरह का राजनीतिक माहौल हो, चाहे पूरे देश में हो या मध्य प्रदेश में हो, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अप्रासंगिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि केवल अकेले चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको दावे से करता हूं, मध्य प्रदेश में 70% से अधिक मत अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं और सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी 7 लाख से 10 लाख के मार्जिन में चुनाव जीतने वाली है। ऐसे में कांग्रेस के नेता अपनी बौखलाहट दिखाते हुए अनर्गल उल जलूल बातचीत कर रहे हैं, जिनका कोई तुक नहीं है। आपने देखा है पिछले कार्यकाल में भी हमारी सरकार ने जिस तरह के क्रांतिकारी कदम उठाए, जो देश में 70 सालों में नहीं उठा पाए, चाहे आर्टिकल 370 को हटाना हो, चाहे नागरिकता कानून हो, ये ऐसे कानून थे जो देश में 50 सालों तक सरकारों ने नहीं उठाए, क्योंकि वो अपनी तुष्टीकरण की नीति की वजह से इन कानूनों को नहीं उठाना चाहती थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को तरक्की के रास्ते पे लाई। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया तो मोदी जी ने बनाया। देश में मोदी जी की गारंटी सर्वस्पर्शी गारंटी बन के उभरी, चाहे 4 करोड़ गरीबों को आवास हो, 70 करोड़ से ज्यादा गरीबों को राशन हो, 70 करोड़ जनधन खाते हों, और जिस तरह से दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा, यही कांग्रेस की दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उनकी तुष्टीकरण की नीति चले, और जो इमरजेंसी लगा के देश में संविधान के अधिकार छीन चुके हैं, वो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। देश में 90 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस पार्टी, अकेली इंदिरा गांधी जी ने 60 सरकारों को भंग किया। तो ऐसी पार्टी के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि जनता के बीच में इनकी कलई खुल गई है। ये बेनकाब हो गए हैं, जनता इनका साथ नहीं देना चाहती। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाली पार्टी क्या जनता के बीच में जाएगी? इसलिए हार के पहले से अपनी खीज मिटा रहे हैं और हार की बौखलाहट दिखा रहे हैं। ठीक है विवेक जी, अगर बदलाव की बात हो रही है और बदलाव हो रहा है जनता के हित में, इस देश के हित में, तो समस्या क्या है? भ्रष्टाचारियों पर गाज गिर रही है, भ्रष्टाचार पर चोट लग रही है, तो समस्या क्या है? देखिए, निश्चित ही भ्रष्टाचारियों पे गाज गिर रही होती है, उन पे चोट हो रही होती है और भ्रष्टाचार बंद हो रहा होता तो बहुत खुशी की बात है, स्वागत किया जाना चाहिए। परंतु भ्रष्टाचारियों पे गाज क्या गिर रही है? बीजेपी का गमछा गिर रहा है, माला गिर रही है। करोड़ों रुपए के घोटाले करने वाले माफियाओं को मंच पे चढ़ा के प्रधानमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन कराई जाती है। भाजपा ज्वाइन करने से पहले वो माफिया है,
वो भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा ज्वाइन करने के बाद में वो एकदम नाम शुद्ध के है। साथ तो निश्चित नाम के ही साथ अजय जी एक एक करके, नहीं तो अजय नाम जी, के साथ एक-एक करिए, करके। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी आरोप लगाए अजय तो जी, प्रमाण अगर के साथ इस लगाए। तरीके से अरे डिबेट हम को तो हम करना है, कहते हैं कि चर्चा को- कांग्रेस में चर्चा तमाम को- हत्यारे हैं, अरे आप डाकू हैं, 370 नाम पे से वोट कोट मांग रहे करिए, हैं, मुझे सीए आपसे पे कोई वोट मांग रहे हैं, आपत्ति नोटबंदी के बारे में क्या कहेंगे? अरे काले आपने जो कानून में नाम कृषि के आरोप आपको लगाया, वापस तो लेने नाम पड़े, के उसके साथ बारे कोट में कर क्या दीजिए कहेंगे? बस। आप अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, भगवान के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं। आपने 10 साल में क्या किया वो भगवान के बताइए। नाम पे वोट आप मांग रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या दम भर रहे हैं? आपका अभिमान देखिए, अपना जो सर्वस्व राम को लगाया लाए है। हम उनको लाएंगे, मतलब आप राम को लाए हो, आपका अभिमान है, ये आपका अहंकार है। राम हम सबको लाए हैं, ये इतने अभिमान में है, इनने इस तरीके से एक पूरा जो चंडीगढ़ में हुआ, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की गई, चंडीगढ़ में ऑन कैमरा हमने देखा। विपक्षी दलों को खत्म करने के लिए भाजपा ने पूरा का पूरा एक एजेंडा चलाया, पूरा प्रोग्राम चलाया, कांग्रेस मुक्त भारत। आप सरकार में आने से पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे। 400 रुपए का सिलेंडर जब आप विपक्ष में थे तो महंगा था, 1000 रुपए का सिलेंडर आज सस्ता है जनता के लिए, वो देश हित में। तो ये कहीं ना कहीं दो तरीके की, दो दोहरा चरित्र की जो ये बात करते, आप भ्रष्टाचार की बात करते, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते। कितने लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई की? आप 10 साल में बताइए, जितनों पे आपने आरोप लगाए, जितनों को आपने दागी कहा, उनमें से कितने लोग जेल में? आप नोटिस देते हैं, पूछताछ के लिए बुलाते हैं, उन पे सजा क्यों नहीं होती? 10 साल से आपकी सरकार थी ना, विपक्ष में रहते हुए आपने सैकड़ों घोटालों की बात कही, 2G है, 3G है, कोल है, सजा कितने लोगों को करा पाए? 10 साल से आपकी सरकार है। मणिपुर जलता रहा, महिलाओं के साथ में अस्मिता छिड़ी गई और आप वहां पे चुप रहे। आपकी कितनी भाजपा की केंद्रीय मंत्री वहां पे गई? आपका जो प्रोग्राम चला कांग्रेस मुक्त भारत, आपने पूरे विपक्षी दलों को खत्म करने का यहां पे प्रयास किया, उसका परिणाम यह है कि आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। मैं समझता हूं कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कल अगर भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो कोई गैर कांग्रेसी अगला भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ले, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने सत्ता के लालच में विपक्षी दलों को खत्म करने का भाजपा पूरे देश भर में जो कार्य कर रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपने कहीं ना कहीं पूरे देश में कई को तोड़ने का काम किया है। आपका विजन कहीं भी देश के विकास के लिए नहीं है। आपका विजन है कि सिर्फ सरकार बनानी है, सत्ता को हासिल करना है और संविधान के साथ छेड़छाड़ करनी है। ठीक है कौशल जी, आप मुझे बताइए सर, बीजेपी ने दावा किया 400 पार का, उसके बाद विपक्ष को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरह से जो स्थितियां चल रही हैं वो निश्चित तौर से कांग्रेस के विपरीत हैं और ये लोकतंत्रात्मक रूप से कांग्रेस के विपरीत हैं। कांग्रेस इस बात को भूल रही है कि ये लोकतांत्रिक तरीके से जो हो रहा है वो सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है और अगर चुनाव होता है और अगर 400 पार भाजपा आती है तो निश्चित तौर से उनका अधिकार है कि वो संविधान में अपने मन मुताबिक बदलाव करें। अगर उन्हें परिवर्तन करना है और उनके पास संख्या बल है तो निश्चित तौर से उन्हें कोई कैसे रोक सकता है। तो इसमें ना तो बेचैनी की जरूरत है ना घबराहट की जरूरत है। कांग्रेस को अगर जरूरत है तो सिर्फ इसलिए कि अपने आप को इतना मजबूत करें कि वो अपनी उपस्थिति, सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएं, राज्यसभा में हो या लोकसभा में। अब दोनों जगह कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर से कि भाजपा अगर सरकार में आती है तो निश्चित तौर से वो अपने अनुकूल परिवर्तन करेगी और निश्चित तौर से पिछले समय में जितना भाजपा मोदी, खासतौर से कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है, उन्होंने अपने एजेंडे को पूरा किया है और आगे भी करेगी। अब जहां तक जैसे कश्मीर की बात है तो निश्चित तौर से कश्मीर के नाम पर जो है कांग्रेस कितना भी विरोध करती रही, लेकिन आखिर कर क्या सकती थी जब तक संख्या बल नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में जिस तरह की जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की आ रही है उसकी जगह कांग्रेस को निश्चित तौर से अपने आप को मजबूत करने की क्या स्थितियां बन सकती हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह पिछले 2 चुनाव में मोदी जिस तरह से अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है, पहली 2014 में बहुमत की सरकार बनाई, 2019 में 300 पार का नारा दिया, 300 पार भी हो गए और अब जब 400 पार का नारा दे रहे हैं और एक उस तरह का जो पूरे देश में जो माहौल बन रहा है
उससे लग रहा है कि अब निश्चित तौर से वो 400 पार भी हो सकते हैं। 370 उन्होंने कश्मीर से हटाई तो 370 भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी आ सकती हैं। कौशल जी, यही तो डर है कांग्रेस को, विपक्षी दलों को। अगर 400 पार का नारा दिया, 400 जीत गए तो ये तो इनकी मनमानी शुरू हो जाएगी। जो ये करना चाहते वो सब कुछ कर लेंगे, विपक्ष की आवाज दब जाएगी। उसके बाद 2029 के बाद एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो है बीजेपी, क्योंकि विपक्ष तो खत्म ही हो जाएगा। इसमें मनमानी की बात क्या है? आप ये बताइए, अगर हम लोग देखें तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और चुनाव हुआ और कांग्रेस भारी बहुमत से आई और उन्होंने, उस समय तो भाजपा कहीं पे भी नहीं थी और वो अपने तरीके से काम कर रहे थे। तो इसमें क्या, उस समय तो भाजपा का अस्तित्व ही नहीं था एक तरह से देखा जाए तो ऐसी स्थिति में क्या उसके बाद जो विपक्ष था, क्या वो रोता चिल्लाता या छाती पीटता? ये जो भाई, जो कुछ स्थितियों को कांग्रेस को देखना चाहिए कि या विपक्ष को भी देखना चाहिए कि जब भाजपा कहीं पे नहीं थी तब तो उन्हीं की सरकार थी, तब उन्होंने अपने मन मुताबिक परिवर्तन किए और निश्चित तौर से जो परिवर्तन हुए, जिस तरह से संविधान में संशोधन हुए, क्या वो सारे संविधान में संशोधन, अगर विपक्ष भी मजबूत विपक्ष होता, क्या वो उनमें सहमति जताता? कतई नहीं जताता। उसमें चाहे वो साहिबानो प्रकरण का चर्चा की जाती हो, चाहे किसी और मामलों की चर्चा की जाती हो, चाहे राष्ट्रपति से मनमुटाव के कारण जो है प्रधानमंत्री अपने तरह के फैसले लेने में जो है अपनी एक तरफा निर्णय लेते हो, तो वो जो सारी स्थितियां हुई वो निश्चित तौर से कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद एक ऐसा है कि जो अपने आप में एक व्यवहारिक तौर पे सबसे सर्वेसर्वा है देश का और लोकसभा का नेता है। तो निश्चित तौर से कि उसका जो एजेंडा होगा वो उसके एजेंडे पे काम करेगा और कांग्रेस ने भी काम किया है। तो कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, जिसमें कि हर दिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं और जिसमें कि सिर्फ आरोप लगा के अगर कांग्रेस अपने आप को बनाए रखना चाहती है तो क्या व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है? ऐसे तो कांग्रेस पार्टी सिद्ध नहीं कर पाएगी अपनी मजबूती को कांग्रेस को। ये ठीक है अजय जी, साफ तौर पर ये कांग्रेस ने कह दिया कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे आप तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और 400 पार अगर आपके हो जाते हैं तो क्या वाकई में संविधान परिवर्तन होगा? क्या बदलाव किया जाएगा? क्या देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के कार्य किए हैं, मैं इतिहास में 3 चीजों को केवल कोट करना चाहता हूं। देश में आपातकाल लगाना, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को गिराना और शाह बानो जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को केवल अपनी संख्या बल के आधार पर बदल देना, तो इन्हें कहते हैं संख्या बल का दुरुपयोग करना। तो कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। आप मुद्दों से भागते हैं, मुद्दों की बात। आज 2024 में हम चुनाव पे खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के सामने विकसित भारत 2047 के मिशन के तहत चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी का पता नहीं कि 2024 के मुद्दे क्या हैं। इनके गठबंधन के साथी इनका विरोध कर रहे हैं। केरल में डी राजा की पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हैं, दिल्ली में दोनों हाथ उठा के साथ में खड़े हो जाते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ, ममता बनर्जी से गठबंधन इनका नहीं हुआ, बिहार में आरजेडी में पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हो गए। तो इनके गठबंधन की रीति नीति कुछ भी नहीं है। आप मुद्दों की बात करते हैं, हम कहते हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, आस्था और विश्वास का प्रश्न है। आप कहते हैं हम धर्म की राजनीति करते हैं। आप जनता के बीच में अपने एजेंडे घोषणा पत्र में डालिए कि हम प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ थे और जनता देगी फैसला। आप डालिए अपने एजेंडे में, आप अपने घोषणा पत्र में डालिए कि आर्टिकल 370 के आप खिलाफ हैं। आप डालिए इस चीजों को, तो जनता के बीच में ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस पार्टी को ना उम्मीदवार मिल रहे हैं, ना नेता मिल रहे हैं। ये केवल परिवार की पार्टी, कुनबे की पार्टी बन के रह गई है। राहुल गांधी दिल्ली में, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी सोनिया गांधी अपने परिवार की 50 सालों की सीट छोड़ के भाग गए और सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने चले गए और कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग लड़ाई लड़ो। लड़ाई लड़ते तो लड़ते अमेठी रायबरेली से, जनता के बीच में जनता फैसला करती है। कांग्रेस पार्टी आप मुझे बताइए विवेक जी, कि कल तक आप आपातकाल को डिफेंड किया करते थे, तो हारने से पहले स्क्रिप्ट रच रहे हैं। स्थिति निर्मित की है तो आप
आपको आज आपातकाल क्यों याद आ रहा है फिर? आपातकाल सीधे तौर पे क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला के ऊपर हमला होता है, एक मंत्री पुत्र द्वारा हमला कर दिया जाता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाती हुई उस महिला की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। एफआईआर लिखी जाती है तो आरोपी का पूरा नाम नहीं लिखा जाता। अजय जी, उसके पिताजी का नाम नहीं लिखा है उसमें। उसके पिताजी का नाम क्यों नहीं लिखा है? इसका जवाब देंगे क्या आप? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इसका जवाब देंगे क्या आप? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जवाब ही नहीं है। जब विपक्ष में थे बेरोजगारी थी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। कहां है 2 करोड़ रोजगार? 400 रुपए का सिलेंडर विपक्ष में थे, महंगा था। 1000 का सिलेंडर आज सस्ता है, देशभक्ति के नाम पे खरीदना पड़ेगा। जिन मुद्दों पे आप विपक्ष में रहते हुए चिल्लाया करते थे, आज उन पे आप मौन है, बात तक नहीं कर रहे हैं। आप 370 की बात करते हैं, नोटबंदी की वजह से जो देश को नुकसान हुआ है, जीएसटी की वजह से जो देश को नुकसान हुआ है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज ये मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी दया की बात है कि देश के प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगने के लिए मजबूर है, देश के शहीदों के नाम के लिए वोट मांगने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में 0 है, कुछ भी नहीं किया। जो पहले वादे किए, जो घोषणाएं की, उनमें से मतलब एक भी पूरी नहीं कर पाए। तो निश्चित ही आज जब आपके पास बताने के लिए अपना कुछ भी कार्य नहीं होगा, लेकिन विवेक जी, जैसा कि कौशल जी ने अभी जिक्र किया कि मजबूती आज बिहार की रैली में परफॉर्मेंस नहीं कर बहुत बड़ा प्रहार किया। आज बिहार की रैली में कांग्रेस के नेता बिखरे हुए क्यों हैं? वो कांग्रेस के नेता एकजुट आखिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि विपक्ष का अच्छे से काम कर पाए? बीजेपी जो मनमानी आपके नजर में कर रही है, उस मनमानी को रोका जा सके, आखिर वो एकजुटता नजर क्यों नहीं आती? फिर पलायन हो रहा है। संभव जी, निश्चित ही आज बहुत बड़े स्तर पे पलायन हुआ है, उससे पार्टी को नुकसान भी हुआ है। निश्चित ही किसी तरीके का दबाव है, किसी तरीके का प्रभाव है, किसी तरीके का कोई लालच है। आज जब वो वहां पे जा रहे हैं तो आप सम्मान की बात करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता कंफ्यूज है क्या लोकसभा चुनाव में चुनाव किनके बीच में हो रहा है, वर्तमान कांग्रेसी और पूर्व कांग्रेसी? भाजपा का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? दरी बिछाता था, दरी बिछा रहा है और दरी बिछाता रहेगा। उसकी मजबूरी सोचिए, उसकी पीड़ा देखिए कि जो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी भाजपा की सेवा करते रहे, आज उनको गमछा डालना पड़ रहा है पूर्व कांग्रेसियों पे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पूर्व संभव जी जवाब लीजिएगा, ठीक है, कैसा दबाव तरीके से अगर उसमें सम्मिलित रात में सोते हैं, ट्वीट करके रिट्वीट करके और सुबह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि सुबह तक कांग्रेस में थे, 1 बजे तक बीजेपी में चले जाएंगे, पता ही नहीं चलता है। मतलब कि 2-3 घंटे में ऐसा दबाव बना दिया जाता है कि नेताओं का पता नहीं रहेगा कि कब वो बीजेपी के साथ हो जाएंगे। सूखा कचरा। संभव जी, आपको संभव जी इनको चिन्हित करना है, इनको निर्णय लेना है कि गीला कचरा है कि सूखा कचरा। बीजेपी को करना है पार्टी के लिए, लेकिन आपको चिंता अपने लोगों के लिए करना है। वोट कर रहा हूं, आपके नेता आपके पास कैसे टिके रह सकते हैं? संभव जी, क्या आपके नेता बिकाऊ हैं? क्या आपके नेता गद्दार हैं? चलो गद्दार की बात जीतू पटवारी ने कहा था कि हम गद्दारों की लिस्ट निकालेंगे। वो लिस्ट आज तक मेरे सामने नहीं आई कि कौन कौन से गद्दार हैं। संभव जी, इनकी उपाधि तो तय हो गई है। भाजपा के मंत्री महोदय ने इनको गीला कचरा और सूखा कचरा की उपाधि दे दी है, तो इनको तय करना है कि किस जगह जाएंगे। इनका दोहरा चरित्र है। बात कर रहे हैं कि हमने वंशवाद पे प्रहार किया। आज मैं सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी बिहार में कह रहे थे वंशवाद पे प्रहार किया मैंने। और किसके लिए चुनाव में वोट मांगने गए थे? चिराग पासवान जी के बहनोई के लिए। चिराग पासवान जी के बहनोई से प्रेम है, वो भाई है, उसके लिए वोट मांग सकते हैं। राहुल जी की बहनोई से उनको आपत्ति है, वहां वंशवाद नहीं दिखता इनको। तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है। महिलाओं की बात करते हैं, मैंने भी उदाहरण स्वरूप आपको बताया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चिंता करने की जरूरत है। अजय जी बोलिए। आज तक आरोपी खुला घूम रहा है। दतिया में टोल प्लाजा पे हमला होता है, गोलियां चलती है। देखिए संभव जी, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। मैं कोट करता हूं, 5 महीने पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने हवा बनाई कि हमारी सरकार बन रही है। कांग्रेस में बड़े पैमाने कांग्रेस के नेता क्या आपने भी बनाई? आप भी कांग्रेस नहीं थे। मेरी बात सुनिए। आपने हवा बनाई कि बड़े पैमाने पे आपकी सरकार बन रही है, तो आपकी पार्टी में बड़े पैमाने पे लोगों ने सदस्यता ली। उस समय केंद्र राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकारें थी, तब कोई दबाव नहीं था नेताओं के ऊपर, तब किसी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं
था, ये कांग्रेस का झूठ है। जो झूठ तो आप फैलाते लालच में गए। हैं, जो आप झूठ लालच फैलाते में हैं, गए। देखिए ये झूठ है, क्योंकि आपकी पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। जनता के लालच बीच में में जो गए। काम करेगा वो जन भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकता। जो पार्टी भगवान राम का विरोध करे फिर आगे उसमें देखिए, जनता नहीं रह देखिए, राम जी सकती। के दूसरी नाम पे, बात राम दूसरी जी के बात नाम पे। दूसरी बात हमारी मोदी जी की गारंटी वो मुद्दा है। देखो विवेक भाई, जमानत जब्त होने से पहले रुदाली जैसा रोना बंद करो, सुनना सीखो। मैं आपको इतनी देर से सुन रहा हूँ। आपके परिवार में आप कोई भी मुद्दा- सरकारी आप स्कूल में मुद्दे की आपके बात परिवार का करते कोई हैं। बच्चा पढ़ता है क्या? देखिए, मैं मुद्दे की बताइए। बात करता हूं। आपके आपने परिवार का बेरोजगारी जब की कोई बात बीमार की, होता है शासकीय आपने अस्पताल में इलाज बेरोजगारी कराने की बात जाता है की। क्या? बताइए। देश में- ये है बेहतर भारत। देश में ये बेहतर भारत है। आपको भी और आप बोलना है तो कमीशन- मैं चुप हो जाऊं या जवाब दूं? देखिए, देश में ये तथ्य है, 2014 के पहले ईपीएफ में 10,000 लोग पंजीकृत, 10 करोड़, और आज 2024 में 30 करोड़ ईपीएफ में पंजीकृत है। मतलब 20 करोड़ नए लोगों को रोजगार मिला है, तभी तो ईपीएफ में पंजीकृत है। देश में पर कैपिटा इनकम 50,000 थी, 1,25,000 पहुंची। तो ये 10 सालों की उपलब्धि है। मोदी जी की गारंटी वो मुद्दा है जो हम लेके गए। जनता को स्वयं पता है कि उन्हें कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ मिला। आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं बार बार, 450 था, अभी 800 हो गया। अरे वाजपेयी जी की सरकार में तो 200 रुपए था। तो हर समय में कुछ ना कुछ वृद्धि तो होती है। वाजपेयी जी के समय में 200 रुपए था कि नहीं? तो 200 से 450 कैसे पहुंच गया? तो ये एक समय काल के साथ चलने वाली चीजें हैं। आय में अगर 3 गुना वृद्धि होती है तो एक्सपेंस में दुगनी वृद्धि जनता समझती है। कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक है और इनके घर में इसीलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व में पूरी तरह से दिवालियापन है। चलिए ठीक है कौशल जी, अब आप मुझे ये भी समझाइए, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र ये भी किया कि मजबूती की बात, ये सवाल मैंने भी पूछा विवेक जी से, लेकिन वो नहीं बता पाए कि बीजेपी एक तरफ हर बूथ पर लीड बनाने की बात करती है कि लीड बने हर बूथ पर, लेकिन कांग्रेस में ये नहीं लगता कि दिग्विजय अपनी सीट बचाने में, कमलनाथ अपनी सीट बचाने में जुटे हुए हैं और बाकी किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, ये विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से शिवराज जननायक हैं और आज वो दिन में सुबह दिखे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से जब चुनाव मोहन यादव का हुआ और वो अलग तरह से दूसरे भूमिका में आए, तो वो पिछले हम देखते हैं कि पिछले 4 महीने में ही अपने आप को दूसरी भूमिका में अपने आप को ढाल चुके थे और वो तब भी जहां जाते थे वहां जननायक की भूमिका में नजर आते थे। सर जवाब आज जैसे देखा जाए तो वो दर्शन जी नर्मदापुरम में दर्शन सिंह के नामांकन में गए और वहां एक अपार जनसमूह के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये एक विडंबना है कि दिग्विजय सिंह एक अगर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कमलनाथ अगर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हें अपनी सीट पर ही क्यों सिमटना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी अपने पुत्र के लिए जो है एक संघर्ष कर रहे हैं और वो भावनात्मक रूप से दुहाई भी दे रहे हैं कि मैं अंतिम सांस तक सिर्फ आपके लिए जीऊंगा, अभी तक भी मैंने आपके लिए काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी तक 4 महीने पहले तक वो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी थे और उसके पहले मुख्यमंत्री भी वो रहे, उसके बीच में नेता प्रतिपक्ष भी वो रहे उसी पिछले 5 साल में। तो ऐसी स्थिति में उनकी जिम्मेदारी होती थी कि पूरा मध्य प्रदेश को संभालते। बिल्कुल, तो ये एक जो कमी है जो निश्चित तौर से जो कांग्रेस जिस रास्ते पे जा रही है वो उसके लिए ठीक नहीं लग रही है। चूंकि वक्त की कमी है, यही रोकना चाहूंगा। कौशल जी बहुत धन्यवाद, अजय जी धन्यवाद और विवेक जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि जो एकजुटता की बात कही जाती है, ऐसे में एकजुटता कैसे रह पाएगी, और लेकिन जो बदलाव की बात कही जाती है उस बदलाव से कितना असर पड़ेगा आगे आने वाले समय में। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।